पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, इसके छठा हिस्सा है, 6th पार्ट है। द थ्योरी ऑफ राइट्स इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म। इसका मतलब है अधिकारों का सिद्धांत उदारवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यानी किसको क्या अधिकार समाज में मिलेगा, उदारवाद का ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कहने को उदारवाद है, लेकिन समाज में जो प्रभावशाली वर्ग था, चाहे वो राजा हो चाहे रानी है, उनके अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित करता है ये दिखाई पड़ता है। तो वही कहा गया है कि अधिकारों का सिद्धांत उदारवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। नाम है उदारवाद, लेकिन किस तरह से यह शासक वर्ग का या सत्ताधारी वर्ग का, समाज के राजा रानी का जो वर्ग है, उनके अधिकारों का ये संरक्षण करता है, ये देखने में आता है। It advocates more on those individual rights, especially which are required very much to the capitalist class to fulfill their needs, या उन्हीं वैयक्तिक अधिकारों पर विशेष बल देता है। यानी जो उदारवाद है यह उन्हीं वैयक्तिक अधिकारों पर विशेष बल देता है जिनकी बुर्जुआ वर्ग को, यानी पूंजीपति वर्ग को अपने हितों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है। जो पूंजीपति वर्ग है उसको क्या चाहिए, उसको पूंजी का अधिकार चाहिए। तो ये उदारवाद जो है वो उन्हीं अधिकारों को सुरक्षित करता है। नाम केवल उदारवाद का है, ये देखने में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिक्लेयर्स द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर्वप्रथम यह निजी संपत्ति के अधिकार की घोषणा करता है। अब देखिए, ये जो निजी संपत्ति है, राजा रानी की भी तो निजी संपत्ति थी। राजा तो पूरे साम्राज्य को ही अपना निजी संपत्ति मानता था। तो ये निजी संपत्ति का मामला जो है उदारवाद में भी आता है, और सबसे पहले निजी संपत्ति के अधिकार की घोषणा ये उदारवाद करता है। आखिर ये निजी संपत्ति किसके लिए ये अधिकार की घोषणा करता है, ये बात हमको समझना चाहिए। उदारवाद में उदारवाद और कुछ नहीं है, ये भी एक तरह से सामंतवाद का बदला हुआ रूप है। Marx says at present abolition of private rights is not only the specialty of communism। मार्क्स का कथन है, मार्क्स जो है समाजवादी और साम्यवादी नेता थे, विचारक थे, फिलोसोफर थे। तो मार्क्स का कथन है कि वर्तमान संपत्ति संबंधों की समाप्ति केवल साम्यवाद की विशेषता नहीं है। यानी साम्यवाद जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त करता है, यही केवल विशेषता साम्यवाद की नहीं है। साम्यवाद में और बहुत कुछ भी है। जैसे ये उदारवाद है, कहने को उदारवाद है, लेकिन ये सामंतवाद और जो राजा रानी हैं उनके लिए जो है संपत्ति के अधिकार की कैसे सुरक्षित करता है, यही बात मार्क्स कह रहे हैं कि मार्क्स जो है केवल संपत्ति के अधिकार को ही खत्म नहीं करता है, यह और कुछ भी करता है, और बहुत कुछ करता है। उदारवाद जो बदमाशी करता है, तो साम्यवाद जो है समाजवाद उसको खत्म करता है, बहुत कुछ खत्म करता है, ये मार्क्स का कहना है। यानी संपूर्ण जीवन में जो है ये जो बदमाशी हुई है उदारवाद के माध्यम से, उसको जो है खत्म करता है, ये जो है मार्क्स कहना चाह रहे हैं। केवल संपत्ति के संबंध की समाप्ति नहीं है कि साम्यवादी आए, समाजवादी आए तो उन्होंने जो है संपत्ति जब्त कर ली, सामंतों की, राजा रानी की और प्रभावशाली वर्ग की। तो केवल ऐसी बात नहीं है, और बहुत सी बातें हैं जो उदारवाद के कारण बदमाशी हुई थी, उसको भी ख्याल में रखता है और उसको भी खत्म करता है साम्यवाद और समाजवाद। ये मार्क्स का कहना है। For example, French Revolution abolished the private property of kingdom, but established the property of capitalist। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने संपत्ति नष्ट कर बुर्जुआ संपत्ति की स्थापना की। बुर्जुआ माने पूंजीपति वर्ग के संपत्ति की स्थापना की। राजा रानी की संपत्ति को तो खत्म किया,
फ्रांसीसी क्रांति ने। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग समाज में जन्मा तो उसके संपत्ति की स्थापना कर दी, उसके संपत्ति की स्थापना कर दी। तो जब संपत्ति की स्थापना करना ही है तो राजा रानी और सामंत हैं, जागीरदार हैं, उन्होंने भी अपना भेष बदला। वो धीरे धीरे करके पूंजीपति वर्ग में आ गए। तो जैसे उनके संपत्ति की रक्षा पहले होती थी, वैसे वो उदारवाद के नाम पर अपने संपत्ति की रक्षा करने लगे। जैसे हम भारत देश में देखते हैं कि भारत के अंदर जब भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरित किया। तो जो 600-650 जो राजे महाराजे थे, उनकी संपत्ति को, उनके राज्य को जो है सरदार पटेल ने भारत में शामिल करके एक अखंड भारत की प्रस्थापना की। लेकिन वो राजा रानी भी चालाक निकले, आखिर वो जाएं कहाँ, वो भी तो राजनीति के मैदान में उतरे, तो वो भी जो है अपना स्वतंत्र पार्टी बना लिए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उसमें स्थान बनाना शुरू कर दिए। ये चीज़ हम भारत देश के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो शैतान पेशवाओं का जो वर्चस्व था वो दूसरे रूप में जो है नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रस्थापित कर दिया। यानी 60% टिकट जो है कांग्रेस पार्टी का पहली लोकसभा में उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया और उसमें से 56% जीत करके भी आ गए। तो भारत का लोकतंत्र जो है ब्राह्मण तंत्र बन गया। तो यानी भारत के अंदर जो द्विज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो एक वो था, एक था ना क्लास वर्ग था यहाँ भारत में। तो और जो अद्विज से जो शूद्र थे उनके ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया। यही चीज़ उदारवाद में हुआ है। उदारवाद कहने को उदारवाद था, यानी उदारवादी विचारधारा आई कि हम किसानों और मजदूरों को कुछ अधिकार देंगे, हम लोग उदारवादी लोग हैं, हम लोग राजा रानी नहीं हैं। और धीरे धीरे कैसे उदारवाद का चेहरा बदलता है और फिर से जो है पूंजीपति वर्ग को अधिकार दे देता है, उनके संपत्ति को अधिकार दे देता है और वो राजा रानी जमींदार जागीरदार जो हैं अपना रूप बदल करके वो पूंजीपति वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो सत्ता का चरित्र कैसे बदलता है और कैसे जो है जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये उदारवाद के सिद्धांत में हम देख सकते हैं कि उदारवाद का जन्म कैसे हुआ और उदारवाद कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया। किसानों और मजदूरों के कंधे पर चढ़ करके फ्रांस की क्रांति हुई थी कि हम आपको अधिकार देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पूंजीपति वर्ग का सिद्धांत बन गया। उदारवाद जो है पूंजीपति वर्ग का सिद्धांत बन गया।